बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ DDLs की कमांड पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने क्रिएट टेबल और अल्टर और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिसमें हम क्रिएट करेंगे, सॉरी इंसर्शन करेंगे, DML क्यूरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर शो प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, DML शो प्रोसीजर्स, आउटपुट पैरामीटर, इनके हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू क्यूरी ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट T-SQL, ठीक है। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को कॉल कर लेते हैं, यूज बैच 6, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, जिसमें सिटीज़ है और कंट्री है, ठीक है। तो सिटीज़ के अंदर कंट्री की, फॉरेन की है, उसका रिलेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंट्रीज़ को इंसर्शन करेंगे कंट्रीज़ में, और उसकी फिर फॉरेन की को हम इंसर्ट करेंगे सिटीज़। तो इंसर्शन के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। पहला है इंसर्ट इनटू, देन आप देते हैं टेबल नेम, इसको कमिट करता हूँ। उसके बाद आपका आता है टेबल नेम, ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे देते हो कॉलम नेम 1, या मैं कहता हूँ कॉलम 1 कामा कॉलम 2 कामा एंड डॉट डॉट नंबर ऑफ हैंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका एक कीवर्ड आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में आप देते हो कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू एंड नंबर ऑफ एन वैल्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास ये इसका कीवर्ड है इंसर्ट इनटू। आगे आप टेबल नेम देंगे, उसके बाद कॉलम नेम आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और मैं कॉलम नेम ना दूँ, मैं दूँ वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ देंगे, वैल्यूज़ एज पर कॉलम इन टेबल, लाइक यहाँ पे जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं उसी तरतीब से आप यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे, एज पर कॉलम्स इन टेबल, ठीक है। पहले में आपने ये बताना होता है कि कॉलम की तरतीब क्या है, और सेम उसी तरतीब से आप वैल्यूज़ देते हैं। दूसरे में आप कॉलम की तरतीब नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे तरतीब आप वही रखेंगे जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसी तरतीब से आप देंगे, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे क्यूरी की तरफ। मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल है कंट्री। अब कंट्री में हमने क्या क्या इंसर्ट करना है, मैं इसे कहता हूँ आईडी, उसके बाद हमारे पास नेम है, और उसके बाद है डीएक्टिव। अब मैंने जिस तरतीब से कॉलम नेम दिए हैं उसी तरतीब से उनकी वैल्यूज़ भी दूंगा। 1, उसके बाद कंट्री नेम, और उसके बाद डीएक्टिव, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूँ कंट्री टू USA एंड ट्रू,
कि ये डीएक्टिव है, या आप लिख सकते हैं फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कि मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ इंसर्ट इनटू कंट्री। मेरे पास कॉलम जो है वो ज़्यादा है, मैं टाइप नहीं कर सकता, ठीक है, हिम्मत नहीं है टाइप करने की। तो आप यहाँ से कॉलम को, टेबल के अंदर आप आएंगे, टेबल के अंदर कॉलम के फोल्डर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, प्लेस कर दें, तो ये उसी तरतीब से कॉलम नेम डालेगा जिस तरतीब से यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इनकी तरतीब आगे पीछे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नेम को उठाता हूँ, लास्ट में ले जाता हूँ, ठीक है, नेम को उठा के मैं लास्ट में ले जाता हूँ, तो जब हम वैल्यूज़ देंगे तो हम वैल्यूज़ उसी तरतीब से देंगे, पहले आईडी के लिए, उसके बाद डीएक्टिव के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसका नेम, ठीक है, यूके। ठीक हो गया। जिस तरतीब से आप कॉलम नेम देंगे उसी तरतीब से आप उसकी वैल्यूज देंगे। फोर्थ ऑप्शन, मैं इसको कहता हूँ इंसर्ट इनटू कंट्री और डायरेक्ट देता हूँ वैल्यूज। तो अब वैल्यू जो मैं दूंगा वो उस तरतीब से दूंगा जिस तरतीब से यहाँ पे हमारे कॉलम अवेलेबल है। पहली वैल्यू आईडी के लिए, दूसरी वैल्यू नेम के लिए और तीसरी वैल्यू डीएक्टिव के लिए। अब एक चीज़ और है कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया था कि डीएक्टिव जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये उस कंट्री का कंस्ट्रेंट है। डीएक्टिव है जी, तो इसका वो कंफ्यूजन, ये ट्रू है होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, मतलब मैं से कहता हूँ डीएक्टिव। डीएक्टिव ट्रू है, इट्स मीन डीएक्टिव है, वो मतलब डीएक्टिव है, कंट्री साइड पाकिस्तान में डीएक्टिव है, इसका मतलब वो जो वो एक्टिव नहीं है। काम नहीं कर रहा, मतलब जो फोल्डर उसमें नहीं आ रहा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, डीएक्टिव को ट्रू करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। देखिए, मैं अगर इस फील्ड को लिखता हूँ एक्टिव तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। ट्रू है। एक्टिव है, ट्रू है तो एक्टिव है, फॉल्स है तो डीएक्टिव है। अगर ये डीएक्टिव है इसका मतलब है ट्रू है तो डीएक्टिव है, मतलब वो एक्टिव काम नहीं कर रहा, फॉल्स है इसका मतलब एक्टिव है, उसका उलट है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब समझ नहीं आती। ये बेसिकली उसका उलट है, ये कि डीएक्टिव ट्रू, यस डीएक्टिव है, डीएक्टिव फॉल्स, डीएक्टिव नहीं है। ठीक है, इसको आप एक्टिव भी लिख सकते हो, ओके ना सर, आपको ट्रू फॉल्स टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, सॉरी पांचवी चीज़ हमारे पास ये आ गई, इंसर्ट इनटू कंट्री। मैं कहता हूँ आईडी नेम वैल्यूज, आईडी हम देते हैं 5 एवॉक, और मैं डीएक्टिव की वैल्यू नहीं देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने मल्टीपल तरीक़ों से चीज़ें लिखी। मैं इस पूरे बैच को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास 5 रोज़ ऐड हो गए। अब इन रोज़ को मैं देखना चाहता हूँ तो मैं कंट्री के उसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल या एडिट ऑल, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। सिलेक्ट ऑल तो सिलेक्ट की क्यूरी लिखेगा, लिखने के बाद आपको बता देगा। तो हमने एक किया डीएक्टिव ट्रू, ठीक है, बाकियों को हमने किया कि ये वाले एक्टिव हैं और ये डीएक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव हैं, ये एक्टिव है और ये एक डीएक्टिव है। क्लियर होगी यहाँ तक चीज़? ये होगी हमारी सिंपल क्यूरी के थ्रू इंसर्शन। हम क्यूरी लिखें, कॉलम लिखें, डायरेक्ट कॉलम को वैल्यूज़ दें और उन वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवा दें तो इंसर्ट हो जाए। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम हेर फेर करते हैं कि मैं वैल्यूज़ वेरिएबल्स को दूं
और वो वेरिएबल इंसर्शन का काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमने कंट्रीज इंसर्ट कर लिए, तो अब मैं सिटीज़ के लिए यही काम करता हूँ, तो वो मैं वेरिएबल्स के थ्रू करता हूँ। ठीक है, इस बैच को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब मैं आता हूँ सिटीज़ में, तो सिटीज़ में हमारे पास 4 कॉलम है। मैं कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स आ गए। तो मैं इनके शुरू में लिख देता हूँ डिक्लेयर @ आईडी हमारे पास क्या है, इंट है, तो उसकी टाइप। ठीक है, कामा नेम हमारे पास क्या है, n-var 50, कामा कंट्री हमारे पास क्या है, इंट है, कामा और डीएक्टिव हमारे पास क्या है, @deactive बिट है। ठीक हो गया। अगर हमने डिक्लेयर का कीवर्ड एक दफ़ा यूज़ करना है, तो कामा सेपरेटेड आप वैल्यूज़ देते जाएं, और सॉरी पैरामीटर के या वेरिएबल के नेम देते जाएं, और आगे उनकी डेटा टाइप। और जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो आप @ के साथ डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कॉपी करूं और यहाँ पे आऊँ, तो मैं कमिट कर दूं, क्योंकि आप वेरिएबल के सेम नेम नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ डिक्लेयर देन आपको लास्ट में से कामा जो है वो मूव करना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर आप यहीं पे इनकी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। इसकी आईडी 1 हो जाए, इसका नेम दिस हो जाए, कंट्री आईडी ये हो जाए, और बिट जो है वो ये हो जाए। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, सेट @name = लाहौर, सेट @country ID = 1 एंड सो ऑन, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, यहाँ से भी वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हैं, और सेट के कीवर्ड से भी आप वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करने के लिए आपको सेट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, आगे वेरिएबल नेम एंड देन उसकी इक्वल टू वैल्यू, जो इसको वैल्यू आप असाइन करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट डिक्लेरेशन के वक्त असाइन करनी है तो सेम लाइक दिस। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हम डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यूज़ असाइन करते हैं वेरिएबल्स को, या बाद में असाइन करते हैं, डिपेंड करता है जो आपकी ज़रूरत है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू सिटीज़ के अंदर हम आते हैं, वैल्यूज़ ऐड करवानी है सिटीज़ के अंदर। तो मैं सिटीज़ के कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, कॉलम नेम्स को यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ वैल्यूज़ @id कामा @name @country ID एंड कामा @deactive। तो पहले हम क्या कर रहे थे, कॉलम नेम दे रहे थे और डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहे थे। अब हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, वहाँ पे उनको वैल्यूज़ असाइन की, और उसके बाद हम पैरामीटर जो है वो कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो अब होगा क्या कि वैल्यू जाएगी वेरिएबल को, और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से इसको असाइन होगी और वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम उसी तरतीब से भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू सिटीज़, और उसके बाद डायरेक्ट में वैल्यूज़ दे दें @id @name एंड @country ID @deactive।
ठीक है, सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट उसको चलाने के लिए सेम सिटी नेम के लिए मैं कहता हूँ सेट @id इक्वल टू @id +1, ताकि प्राइमरी की वायलेशन अगर ख़त्म हो जाए। बाकी चीज़ें सेम जाएंगी, लाहौर एंड वटेवर, लेकिन उनकी आईडी चेंज होगी। आईडी 1 के साथ भी लाहौर हो जाएगा, आईडी 2 के साथ भी लाहौर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको अपडेट की क्यूरी के साथ सेट कर लेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक। अगर मैं सिर्फ इनको सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई ये वेरिएबल्स है कहाँ, क्योंकि हम सिलेक्टेड क्यूरीज को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो वो पहला एरर देगा कि ये वाले तो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है, ये कहाँ पे इनको मस्ट आप डिक्लेयर करें फिर उसके बाद बात करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इनको खाता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 रोज़ हमारे पास इफेक्ट हो गई। हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो दोनों के साथ सेम डिटेल आई, क्योंकि हमने सिर्फ आईडी को जो है वो +1 किया, चेंज किया। ठीक है, अगर हमने दूसरे को भी चेंज करना होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थर्ड अगर हम ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो यही काम जो हमने यहाँ पे किया हुआ था इस क्यूरी के बाद हमें यहाँ पे भी करना पड़ता। कराची, यहाँ पे इसको देते हैं इस्लामाबाद, पहले की 3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो 4 हो जाएगी और सिटी कराची हो जाएगा। अब इसके साथ इस्लामाबाद के साथ आईडी 3 जाएगी, कंट्री सेम है, डीएक्टिव सेम है, एज इट इज बाकी चीज़ें। यहाँ पे वो आईडी को 4 कर देगा और नेम जो है सिटी का चेंज कर देगा। तो अब हमारे पास 2 अलग वैल्यूज़ जाएंगी। इसी क्यूरी को जो हमने सेलेक्ट की क्यूरी लिखी थी दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास आए और ये 2। ठीक हो गया, ओके। ये तो काम हो गया यहाँ तक। अब इसी चीज़ को हम लेके जाते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर्स कि मैंने इंसर्शन करनी है टू स्टोर प्रोसीजर। फ्रंट एंड से आप स्टोर प्रोसीजर को कॉल करें, उसके पैरामीटर्स को वैल्यू दें, स्टोर प्रोसीजर वो पैरामीटर की वैल्यूज उठाए और आपकी गिवन क्यूरीज को पैरामीटर की वैल्यूज पास करे, उसको एग्जीक्यूट करे। और ये सारा काम स्टोर प्रोसीजर जो है वो आपकी बैकएंड से कर रहा होता है, सर्वर एंड से कर रहा होता है, तो आपकी बाकी एप्लीकेशन को लोड नहीं करता। तो इसलिए हम ज़्यादा जो है वो बैकएंड फंक्शनैलिटी को ज़्यादा रखते हैं। आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपने क्यूरी अपने कोड में लिखी हुई है और आपको क्यूरी में कुछ चेंज करना है तो आपको कोड रिकम्पाइल करना पड़ेगा, कोड को रिकम्पाइल करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन का एरर है और आपने सारा काम स्टोर प्रोसीजर में किया हुआ, स्टोर प्रोसीजर का नाम वहाँ पे आपकी क्यूरी में आपकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, बिल्टेड है, उसके पैरामीटर नेम ऑलरेडी बिल्टेड है। अगर आप स्टोर प्रोसीजर के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो फिर आपको कोड को रीबिल्ड करना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, माइनर सी चेंज है क्यूरीज के अंदर, तो आप डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर में जाएंगे, क्यूरी चेंज करेंगे, उसको एग्जीक्यूट अल्टर करेंगे और आपको अपने कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जितनी क्यूरीज हैं वो बैकएंड पे होनी चाहिए, फ्रंट एंड से सिर्फ उनका नाम और वैल्यू जाएंगे, उसकी सारी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन आपने बैकएंड पे करनी है। ठीक हो गया, ओके। अब हम आते हैं स्टोर प्रोसीजर्स के ऊपर। टेबल्स को मैं लैप्स करता हूँ। अब हम आते हैं प्रोग्रामेटिकली। इसके अंदर आपको मिलेगा स्टोर प्रोसीजर, कुछ सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर्स होंगे जिनका नेम स्टार्ट हो रहा होगा SP अंडरस्कोर, जिसका नेम स्टार्ट हो रहा होगा SP अंडरस्कोर। जब आप अपने स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपके स्टोर प्रोसीजर का नेम जो है, ये एक स्टैंडर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का कि नेम SP अंडरस्कोर से स्टार्ट ना हो रहा हो। इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन में 200-250 स्टोर प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, और आप अपने एक स्टोर प्रोसीजर को जब कॉल करते हैं तो ये इसकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि वो चेक करता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, SP अंडरस्कोर से हो रहा है।
वो पहले उनको अपने सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर्स में लोकेट करता है, चेक करता है अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं मिलता तो फिर आपके जो यूज़र डिफाइन है उनमें आके उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि अपनी क्यूरी की परफॉर्मेंस को, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप स्टोर प्रोसीजर एसपी ज़रूर लिखें, लेकिन उसके शुरू में, ठीक है, कोई वर्ड की करैक्टर एक ऐड करना है। जिस तरह हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर है एक ऑक्सीजन का नाम का, ठीक है, जिससे हम लेयर जनरेट करते हैं। जैसे वो हमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन के स्टोर प्रोसीजर्स भी बना के दे देता है और प्लस उसी की लेयर्स भी हमें जनरेट करके देता है, बिजनेस लेयर और डेटा एक्सेस। ठीक है, C# के साथ हम उसको बहुत यूज़ करते हैं। एरर देगा, वो ऑलरेडी अब क्रिएट में है, क्रिएट आपने कैसे। अच्छा, तो ये जरूरी है कि सर जो एसपी साल लगा देंगे मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं? देखें, कुछ प्रीफिक्स होते हैं, जिस तरह आप प्रोग्रामिंग के अगर ले लें, फ्रंट एंड के, मैं लैंग्वेज के ऊपर आता हूँ, आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हो तो आप उसका एक नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसा रखते हो कि जिससे वो कोडिंग लिखते वक्त आपको जाहिर होता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो उसके लिए आप TXT एक स्टैंडर्ड ऐप रखते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर के लिए आपकी कोशिश होती है कि आप SP रखेंगे, पता हो कि स्टोर प्रोसीजर है। फंक्शंस के लिए FN रखें तो पता चलता है कि ये फंक्शन है। व्यू के लिए आप V रखेंगे तो पता चलेगा ये व्यू है। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर जब आप ऑक्सीजन के थ्रू जनरेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो हमें जनरेट करके देती है सारी चीज़ें। तो जब ऑक्सीजन जनरेट करता है स्टोर प्रोसीजर्स, ऑक्सीजन जो है वो जब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेगा इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन के लिए, तो वो शुरू में लगाएगा OSP। उससे ये जाहिर हुआ कि ये ऑक्सीजन लेयर ने जनरेट किया। जब हम अपने बनाते हैं तो हम उसके साथ लगा देते हैं USP या MSP, मैनुअल स्टोर प्रोसीजर, जो हमने मैनुअल खुद से लिखे, या यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप नेमिंग कन्वेंशन में SP दें ताकि वो आपको ये जाहिर हो कि ये स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन उसके साथ अपने सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल उसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा बेहतर लाने के लिए आप शुरू में अपना एक कीवर्ड, एक कैरेक्टर दें छोटा सा प्रीफिक्स में, जो इसको लोकेट करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू स्टोर प्रोसीजर, पहला काम। इसमें कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगी, सेट आंसी नल, क्वोटेड आइडेंटिफायर, सेट नो काउंट, ये चीज़ें, इनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे इन डिटेल कि ये हैं क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ गई होगी कि Ctrl+Shift+M टू फिल पैरामीटर वैल्यू बिलो। कौन कौन सी, ऑथर नेम, क्रिएटेड डेट, डिस्क्रिप्शन। ये आप अपनी याद दहानी के लिए करते हैं कि बनाया किसने था, ये स्टोर प्रोसीजर लिखा किसने था, उसने कब क्रिएट किया। नेक्स्ट जो आएगा वो इसके बाद ऐड कर देगा मॉडिफाइड ऑन, मॉडिफाइड बाय, मॉडिफाइड किसने किया, कब मॉडिफाई किया, और डिस्क्रिप्शन है किस पर्पस के लिए। उसके बाद कीवर्ड है क्रिएट, सो क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ से यहाँ तक प्रोसीजर का नेम आ जाएगा। ठीक है, कि प्रोसीजर का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप पैरामीटर दे देंगे, ये नल भी हो सकते हैं, विदाउट एनी पैरामीटर आप बना सकते हैं स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, और पैरामीटर अगर देने हैं तो वो कैसे देते हैं वो भी, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद एक कीवर्ड है एज बिगिन। एज के बाद आपकी स्टोर प्रोसीजर की यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी है, यहाँ पे आप अपनी क्यूरी का काम करते हैं, इस इक्वल का कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक हो गया, तो पैरामीटर की वैल्यू अगर फिल करनी है Ctrl+Shift+M कर दें, यहाँ से फिलअप कर दें, यहाँ से नहीं करनी तो खुद लिख लें। मैं यहाँ पे खुद लिख लेता हूँ, आप वहाँ पे लिखते जाएंगे तो यहाँ पे ऐड ऑन होती जाएगी। मैं डेट दे देता हूँ आज की, October 13, अंडरस्टैंडिंग स्टोर प्रोसीजर वर्किंग
सिंपल क्यूरी। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर का नेम है, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ USP अंडरस्कोर। किस पर्पज़ के लिए है? इंसर्शन के लिए। किस में इंसर्शन करनी है? सिटीज़ में इंसर्शन करनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये करना है कि हमारे पास जो हमने क्यूरी में वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो हमने डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ किया था, जबकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अलग से कुछ वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पैरामीटर्स होंगे, जब आप इनको कॉल करेंगे, जब इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, ठीक है, कहीं से भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो पैरामीटर की वैल्यू आप उसे देंगे। और इसकी बॉडी के अंदर आपने अगर कोई और वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, तो वो आप डिक्लेयर के कीवर्ड से करेंगे। तो यहाँ पे मुझे यही वेरिएबल चाहिए, तो मैं इनको कॉपी करके ले जाता हूँ और डिक्लेयर के कीवर्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको आप सेपरेट करेंगे कामे के साथ, और लास्ट के साथ कामा नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं इक्वल टू के साथ। जब आप इसको एग्जीक्यूट करें और कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनकी आप वैल्यू नहीं देना चाहते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको असाइन होगा। फॉर एग्जांपल, मैं डीएक्टिव को कहता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। यूजर इसको कॉल करे, इसकी वैल्यू दे कॉल करते वक्त या ना दे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। तो यहाँ पे हम अपनी क्यूरीज लिखेंगे, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट, वट एवर जो आप लिखना चाहें। अभी हम DML के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं वही क्यूरी लिखता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखी थी, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। ये क्या करेगा कि जब हम इसको कॉल करेंगे, तो हम कॉल करते वक्त इनको वैल्यूज़ देंगे, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप होंगी और इंसर्ट हो जाएंगी सिटीज के टेबल। ठीक हो गया? ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्रिएट करेगा स्टोर प्रोसीजर को। स्टोर प्रोसीजर हमारे पास, यहाँ पे हम आएंगे, स्टोर प्रोसीजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर आएगा। अब अगर दोबारा मैं क्रिएट की कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, क्रिएट करता हूँ, तो वो कहेगा कि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डेटाबेस में क्रिएट है। ठीक है। अब अगर मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करनी हो, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए आप अल्टर यूज़ करेंगे, या आप राइट क्लिक करें, मॉडिफाई पे आ जाएं, तो यहाँ पे ये क्रिएट को अल्टर में चेंज कर देगा। ठीक है। और आप अपनी लोकल कैशे को रिफ्रेश कर लें Ctrl+Shift+R से, तो ये आपको एरर नहीं मिल रहा है। अब वो सारी चीज़ें जो इस स्टोर प्रोसीजर में लगी हुई थी, ठीक है, वो हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मॉडिफिकेशन के दौरान नो काउंट ऑन को हटा देता हूँ, क्योंकि ये सिलेक्शन के ऊपर इफेक्ट डालती है, इंटरफेयर करती है सिलेक्शन की कमांड के साथ, सिलेक्ट की कमांड के साथ। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करके इसको क्लोज कर देते हैं, और क्रिएट वाले को भी क्लोज कर देते हैं, और दोबारा आते हैं, इसको रिफ्रेश करके मॉडिफाई करते हैं, तो अब मेरे पास वो चीज़ नहीं रही। ठीक हो गया। इसी तरह आप एज, बिगिन और एंड को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको पता है कि एज के बाद जो बॉडी है, जो स्टोरी है इस स्टोर प्रोसीजर की, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं, स्टोर प्रोसीजर का नेम, एज एंड बॉडी। ठीक है। पैरामीटर नहीं हो कोई इशू नहीं है, आप स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं।
बिगिन और एंड नहीं हो कोई इशू नहीं है, आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट का कीवर्ड प्लस स्टोर प्रोसीजर, आगे उसका नेम, एज एंड बॉडी, ये चीज़ें जरूरी है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इंसर्शन में, यहाँ पे हम उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ EXEC एग्जीक्यूट। ये कैपिटल और स्मॉल ज़रूरी नहीं है, मैं खूबसूरती के लिए कैपिटल लिखता हूँ, कीवर्ड जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। एग्जीक्यूट यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट सिटीज। उसके बाद मैं जैसे ही स्पेस दूंगा तो ये मुझे बोलेगा आईडी की वैल्यू दो, @ID, आईडी की वैल्यू दो। मैं से कहता हूँ आईडी जो है आप 5 इंसर्ट कर दो, नेम जो है आप टेस्ट इंसर्ट कर दो, कंट्री जो है आप 2 इंसर्ट कर दो, और डीएक्टिव अगर मैं दूंगा तो वो उसको असाइन करेगा, ओवरराइड करेगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी लोकल कैशे को अपडेट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और हम टेबल में जाके वैल्यू देखते हैं कि 5 नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो आई है कि नहीं आई। ठीक है, टेस्ट कंट्री ID 2 एंड दिस वन। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ऐसे कहता हूँ कॉपी, और मैं डीएक्टिव की एक वैल्यू साथ दे देता हूँ 1। डीएक्टिव 1 है टेस्ट 1 2 3 और 6। पहले मैंने डीएक्टिव की वैल्यू नहीं दी थी तो डीएक्टिव की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगी। अब मैं डीएक्टिव की वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने इसको ट्रू कर दिया है, 1 वैल्यू दे दी है डीएक्टिव की, तो ये उस 0 को ओवरराइट करेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट 1 2 3 2 एंड 3। ठीक हो गया, ओके। यहाँ तक समझ आ गई, ये हो गया हमारा इंसर्शन। अब हम आते हैं अपडेशन के ऊपर कि कुछ रिकॉर्ड हमें अपडेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम एक न्यू क्यूरी क्रिएट करते हैं, अपडेट TSQL use basics अच्छा, इंसर्ट वाले को यहाँ पे सेव कर लें, फिर अपडेट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक लेक्चर को सेव कर लें, फिर आगे चलते हैं।